जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यह वीडियो हर तरह के पेपर, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बीएड एंट्रेंस, जेबीटी टेट, इंडियन आर्मी, किसी भी तरह के पेपर, आर्मी में जीडी, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, क्लर्क आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 तथा उनका गुणनफल 405 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यदि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:5 and their multiplication is 405, then find the numbers। आपको वो नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। हमें दिया गया है रेशियो 1:5 और उनका मल्टीप्लीकेशन है ना, गुणनफल दिया है। तो हम क्या कर देंगे, रेशियो का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 5 और ये किसके बराबर है, 405 के बराबर है। हम यहां से क्या करते हैं, अनुपात के क्वेश्चन में एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 और ये यहाँ पर 5 40 और 5 यानी 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 81। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया है कि जब भी गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो जो एक रेशो की वैल्यू निकलती है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, यानी 9 को 2 बार गुणा करने पर कितना आता है, 81। तो हमारे पास 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई है, 9। हमें निकालने हैं कि वो नंबर्स क्या क्या हैं। नंबर्स नहीं, इसमें पूछा है बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए एक रेशो का वैल्यू 9 है। हमारे पास अनुपात कितने हैं, 1 और 5। जो बड़ा अनुपात है वही संख्या बड़ी होगी। तो यहां पर हमारे पास बड़ा रेशो है 5। तो जब 1 रेशो 9 के बराबर है तो 5 रेशो किसके बराबर हो जाएंगे, 5 इंटू में 9 यानी कि 9 पंजे 45। ऑप्शन यहां पर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमें छोटी संख्या पूछी होती तो छोटी हम क्या निकाल देते, 9। और अगर यहां पर आपको संख्याएं पूछी होती कि वो संख्याएं कौन कौन सी है तो एक हो जाती 9 और दूसरी क्या हो जाती, 45। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोहन एक कार रुपए 8,000 में खरीदता है और 1 वर्ष बाद 25% हानि पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है यहां पर कि जो कॉस्ट प्राइस था कार का कितना था, 8,000 और आफ्टर 1 ईयर उसको लॉस पर बेच दिया गया है ना। तो आपने बताना है कि वो वस्तु है कितने रुपए में बिकी होगी। अब आप एक चीज देखिए, हानि हुई है तो इट मींस जितने रुपए में वो खरीदी थी उससे तो कम ही आएगा आंसर, क्योंकि तभी हानि होती है। हानि कब होती है, लॉस कब होता है, जब हमने ज्यादा में खरीदा और उसको कम पे सेल आउट कर दिया। तो हमें उस केस में क्या हो जाती है, हानि। तो देखो एसपी कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, सीपी इनटू में अपॉन में तो हमारा आएगा 100, क्योंकि जब हम एसपी निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं तो बटे में 100 आता है और जब सीपी निकालते हैं तो ऊपर की ओर 100 आता है ना। हानि हुई है 25 की, तो 100 में से माइनस कर लो, कितने की हानि होगी, 75 की। अब इसको कैंसिल कर लेंगे हम, 25 दिए 75, 25 चौके 100। ठीक है जी, 4 दूनी यहां पर 8 और 3 जीरो थी तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। वी आर लेफ्ट विद 2000 गुणा में 3, यही बचा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6000, यानी इस क्वेश्चन का 6000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किसी चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 भुजाओं वाली आकृति, उसके कोण का रेशो कितना है, 1:2:3:4 में है। इनमें छोटा कोण यानी स्मॉलेस्ट एंगल क्या है वो आपको निकालना है। तो देखिए चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसके चारों कोणों का योग यानी टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है और ट्राइंगल का 180 होता है ना। तो ये हमें टोटल सम पता है तो हम रेशो का भी क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। यहां पर रेशो को जब हम इन सभी रेशो को ऐड करते हैं यानी 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना आता है हमारे पास, 10। तो 10 रेशो यानी 10 अनुपात किसके बराबर हो गए, 360 के। हमें करनी है एक रेशो की वैल्यू। ठीक है जी,
तो एक रेशो की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 36। हमें पूछ रहा है सबसे छोटा कौन कौन सा है। तो आप देखिए जो रेशो छोटा होगा वही कौन छोटा होगा। यहां पर हमारा सबसे छोटा रेशो कितना है 1 है, तो और 1 की वैल्यू 1 अनुपात किसके बराबर है 36 के, यानी सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री का हो जाएगा। अगर आपको ये बिगेस्ट एंगल पूछता है सबसे बड़ा एंगल, तो आप देखिए रेशो में सबसे बड़ा रेशो कौन सा है 4 है, तो 4 इंटू में 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 36, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 144। तो यदि अगर बड़ा एंगल पूछता है तो वो कितना आ जाएगा 144, और छोटा पूछ रहा है तो कितना आ गया 36। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है जी। एक डाइस को जब आप फेंक रहे हो तो डाइस में हमारे पास आउटकम्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है जी। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पॉसिबल मतलब संभाविक जो हमारे पास आंकड़े होंगे बटे में टोटल। तो आप देखो हमें सम संख्या की बात कर रहा है, तो 1 से 6 तक डाइज में कितनी आएंगी सम संख्या, 1 2 होगी, एक 4 हो गई और एक 6, यानी टोटल कितनी होगी 3। संभाविक हमारे पास कितने हो गए आउटकम्स 3, और टोटल कितने थे 6। तो आंसर कितना बन गया 1 बटे में 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ये ऐसे है भाई प्रश्न की 23 की पावर 1/3 है, ठीक है ना, और यहां पर जो ये अगला नंबर है उसकी पावर में है ये 1/3, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब यहां पर जैसे a का पावर 1/3 होता है तो हम इसको क्या बना लेते हैं घनमूल, ठीक है जी। क्या बन जाता है ये क्यूब रूट। तो अब आप देखिए 27 किसका क्यूब है, 27 हमारे पास आता है 3 का क्यूब, तो यहां तो 3 हो गया प्लस। अब आप देखिए मैं इस वाले को बनाकर दिखाती हूं आपको, फिर अगला हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है जी। अभी देखो हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अभी यहां पर कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है 1 2 एंड 3, यानी पॉइंट हटाकर कितना आएगा अपॉन में 1000, ठीक है। तो हम इरेज कर लेते हैं, हम इसका पॉइंट हटा रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया अपॉन में, ये देखिएगा अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 1000, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, यानी ऊपर वाले का भी क्यूब निकलेगा और नीचे वाले का भी क्यूब रूट निकलेगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा, है ना, और नीचे कितना होगा 1000 का 10 होगा। तो इसी तरह ये कितना बन गया 0.2, यहां से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं इसका वैल्यू इरेज कर कर, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.2, है ना जी। अगले वाले को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है ना। तो यहां पर 0 कितना आ गया हमारे पास 2। अब आप देखिए ऊपर जब पावर में 1/3 होता है तो हम उसको आगे लाकर क्या बना देते हैं क्यूब रूट। 64 किसका क्यूब करने पर आता है, तो 4 का जब हम क्यूब करते हैं यानी 4 गुना 4 गुना 4 हमारे पास 64 आता है। पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 1000 आएगा, और 1000 किसका क्यूब है 10 का, ठीक है। तो फिर 4 बटे में 10 आ गया, है ना, और नीचे एक 0 है तो पॉइंट ऊपर एक नंबर के बाद लग जाएगा, ठीक है जी। अब इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो गया हमारे पास 3 प्लस 0.2 और 0.4, तो हम ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 3.6, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीरीज दी गई है, ठीक है। इस श्रेणी में हमें जो मिसिंग टर्म है उसको निकालना है। अब आप देखिए 8, यहां पे कोई ना कोई लॉजिक चल रहा होता है, या तो डिफरेंस इक्वल चल रहा होता है, या फिर मल्टीपल चल रहा होता है, या फिर किसी का टेबल चल रहा होता है, वो हमें चेक करना होता है। ये देखो 8 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का है 4 का है। 12 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है 8 का है। उसी तरह 36 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है 16 का। तो आप ऑब्जर्व करो, देखो यहां पर क्या चल रहा है 4 इंटू 2 8 आएगा, और 8 इंटू 2 क्या आएगा 16 आएगा, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा 16 इंटू में 2, ठीक है जी। यहां पर अंतर कितना आ रहा है 4 का अंतर है, तो 4 का डबल किया 8, और 12 में 8 जमा किया तो 20 आ गया। उसी तरह
8 का दुगुना किया 16 आ गया, तो 20 में 16 जमा किया तो 36 आ गया। अब हमें 16 का दुगुना कितना होता है, 16 दूनी 32, तो 36 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 32। तो 36 प्लस 32 हमारे पास कितने आ जाएंगे, 68। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखें, पेपर में ये वाली रीजनिंग में भी ये सीरीज आ जाती है। ठीक है, सीरीज सॉल्व करनी, या फिर कई बार मैथ के पोर्शन में भी इसको ले लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ₹1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है जी, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी, सीपी, और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 2 ईयर है। ठीक है, और जो वार्षिक दर यानी कि रेट है ना, रेट कितना दिया है, 10%। ठीक है जी, और ये जो है हमारा 1000 रुपीज, ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, इससे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू मिश्रधन यानी अमाउंट माइनस में मूलधन। अब आप देख लीजिए मूलधन क्या होता है, मूलधन वो पैसा होता है जो हमने किसी को उधार दिया है या किसी से उधार लिया है, ये वो अमाउंट होता है जो उधार दिया है या लिया है। अमाउंट क्या होता है कि जो पैसा हमने उधार लिया था या दिया था वो प्लस में जो उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लग रहा है, उस पूरे को क्या बोलेंगे हम, मिश्रधन। ठीक है जी, तो जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उससे पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा यानी अमाउंट निकालना पड़ेगा। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे में 100 और पूरे की पावर कितना, समय। एन यहाँ पर क्या है, समय है। ठीक है जी, तो यहां पर हम टी भी लिख सकते हैं एन की जगह। तो अब इसको अप्लाई करते हैं हम अपने क्वेश्चन में। ये देखिएगा हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 1000 रुपीज, मूलधन है 1000 गुणा 100 प्लस दर करना है, दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 बटे में कितना, 100, पावर समय था ना, समय 2 वर्ष है तो हम इस चीज को 2 बार गुणा कर लेंगे, तो एक बार और लिखते हैं, हो गया 2 बार। समय 3 वर्ष दिया गया है तो इसको हम कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार। ठीक है जी, अब आप जीरो से जीरो कैंसिल करो, ये 2 जीरो से कैंसिल हो गई, इस 2 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। हमारे पास अमाउंट हम निकाल रहे थे ऐसे, अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121, और 121 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1210। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास अमाउंट यानी कि इसमें मिश्रधन भी जुड़ा हुआ है और प्लस ब्याज भी है। तो हमें सिर्फ क्या पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से आपका जो मूलधन था यानी प्रिंसिपल जो था उसको लेस कर लेंगे। तो 1210 में से 1000 चला गया, हमारे पास कितना बचा, 210। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 210। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गीता और सीता की आयु का अनुपात 3:5 है। गीता और सीता 2 लड़कियां हैं जिनकी आयु का अनुपात कितना है हमारे पास, 3:5। अगला प्रश्न है हमारे पास, गीता और सीता की आयु का रेशो जो है वो 3:5 है और उनकी आयु का योगफल 80 साल है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको रेशो जो दिया है वो रेशा दिया है 3:5। ठीक है जी, और उनकी आयु का योगफल यानी रेशो का क्या कर देते हैं, योग। तो 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 8, और ये 8 रेशो किसके बराबर है, योग कितना दिया हुआ, 80। ठीक है जी, एक अनुपात का वैल्यू यहां से कितना आ गया है, 10। तो आप देखिए उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात कितना था, 3 और 5 है, और 10 वर्ष बाद की हमें उम्र पूछी है। ठीक है जी, तो जब यदि 1:10 के बराबर है तो 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 30 के। ठीक है, और 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, 50 के। ठीक है जी, तो हमारे पास इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 और 50। अब देखो बोला है 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद यानी उनकी उम्र बढ़ेगी। ठीक है, तो 10 साल बाद की जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम उतने वर्ष उनकी आज की उम्र में जोड़ देते हैं। तो आज यदि वो 30 साल के हैं तो 10 वर्ष बाद गीता कितने साल की हो जाएगी, 40, और सीता आज 50 साल की है तो 10 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 60 वर्ष की। हमें इनका क्या चाहिए है, रेशो। तो देखो 2 जीरो से ये यहाँ पे जीरोज होगी कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 4 एंड
6। ठीक है जी, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आया है 4:6। ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन यहां पर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 42 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम। ठीक है जी, अब प्राइम क्या होता है, प्राइम वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिविजिबल होती हैं, उनको बोलते हैं हम प्राइम। जैसे कि 2 हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है। ठीक है जी, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमें 42 के क्या करने हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से इसको भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ गया, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी यहां पर 42 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या क्या हो जाएंगे 2, 3 और 7, यानी कि ऑप्शन यहां पर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो चलिए जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड की बात करता है तो हम एलसीएम जैसे लेते हैं, उस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ₹750 अंकित मूल्य का एक रेडियो यदि 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या है। मतलब कि अंकित मूल्य यानी कि हमारे पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो सीपी हमें दिया है 750। ठीक है जी, यदि ₹570 में बेच दिया जाता है, बेच दिया यानी कि एसपी कितना हो गया आपके पास 570। ठीक है जी, तो आप देखिए कि आपने 750 में वो चीज खरीदी थी, बेची कितने में थी 570 में बेची है। आपको बताना है कि डिस्काउंट आपने यहां पर कितना दिया। तो डिस्काउंट देखो, पहले रुपीज में देखो डिस्काउंट कितने का अंतर आ रहा है, इसमें 180 का अंतर आ रहा है। ठीक है जी, जब भी कभी छूट पूछी जाए, हानि पूछी जाए, लाभ पूछी जाए तो वो हमेशा किस पे रहता है फर्स्ट प्राइस पर, यानी जितने में हमने वो चीज खरीदी थी। तो यानी यहाँ पे खरीद कितना है, सीपी है 750 और प्रतिशत निकालना है तो इसको गुणा कर देंगे हम 100 से। ये 0 से कैंसिल हो गई 0, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 3 छिके 18, यहां पर ये कट गया तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या 6 गुणा में 4, यानी 6 गुणा 4 कितने हो गए 24, और प्रतिशत पूछा है तो कितना आ गया हमारे पास 24%। ऑप्शन जो है यहां पर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।